नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मलेशिया दौरे से। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। इस दौरान कुआलालंपुर में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के कार्यालय ने जेफरी एप्स्टीन मामले पर सफाई दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दलाई लामा का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद अमेरिका की ओर से जारी किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर, पीओके, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया से जुड़ना चाहिए, लेकिन अपने हितों को ध्यान में रखकर। आखिर में असम सरकार ने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं देवव्रत सैकिया, भूपेन कुमार बोरा और मीरा बोर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ये मामला एक राजनीतिक रैली से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक इशारे करने का आरोप लगा है। इससे पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपने 2 दिवसीय मलेशिया दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने मलेशिया आया। रूसी सेना के जनरल व्लादिमीर अलेक्सेव को गोली मारने का आरोप, दुबई से गिरफ्तार, मॉस्को की एजेंसियों को सौंपा। कनाडा में पंजाबी ने महिला को जड़ा थप्पड़, पगड़ी दाढ़ी पर हाथ डालने की कोशिश की तो गुस्साया सिख सिक्योरिटी गार्ड। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार, सीएम हिमंता के आरोप, कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर पहुंचा संगम, पत्रकारों के सवाल पर रहे चुप, प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारत और मलेशिया की मजबूत दोस्ती पर बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने मलेशिया की सरकार और लोगों का दिल से धन्यवाद किया और स्वागत की तारीफ की। कहा कि दोनों देशों की दोस्ती दिलों से जुड़ी है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। इसी के साथ कुआलालंपुर में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे हुए हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भारत और मलेशिया के मजबूत रिश्तों को लेकर बड़ा संदेश दिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मलेशिया की सरकार और वहां के लोगों का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस प्यार, सम्मान और पारंपरिक अंदाज में उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया, वो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि मलेशिया की संस्कृति और जीवन शैली को जिस खूबसूरती से दिखाया गया, वो बहुत ही खास अनुभव था। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिलों से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत और मलेशिया की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच संबंध बहुत मजबूत है और आने वाले समय में इन रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाएगा। अनवर इब्राहिम ने ये भी कहा कि दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है, जिन पर मिलकर काम किया जाएगा। व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनका तीसरा मलेशिया का दौरा है और हर बार यहां आकर उन्हें अपनापन महसूस होता है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्तों में काफी गहराई आई है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और योगदान से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कुआलालंपुर में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठकें हुई। इन बैठकों में व्यापार, स्टार्टअप, रक्षा और नई तकनीक पर चर्चा की गई। वहीं अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में दोस्त देशों का साथ बहुत जरूरी है। भारत और मलेशिया मिलकर शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 800 से ज्यादा कलाकारों का प्रदर्शन बेहद शानदार था और ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने सभी कलाकारों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी का ये मलेशिया का दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की एक मजबूत कोशिश है।
आने वाले समय में इसका असर व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और लोगों के आपसी संबंधों पर साफ नजर आएगा। वहीं तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के कार्यालय ने जेफरी एप्स्टीन विवाद पर साफ कहा कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कभी कोई संबंध नहीं रहा। कार्यालय के अनुसार एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना किसी गलत काम का सबूत नहीं है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए जिनमें दलाई लामा का नाम संदर्भ के तौर पर आया। बयान में कहा गया कि ये सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े सामान्य उल्लेख थे और अफवाहों के आधार पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के कार्यालय ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हालिया विवाद पर स्पष्ट सफाई जारी की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्टों ने यह दावा किया था कि दलाई लामा का नाम एप्स्टीन फाइल नामक दस्तावेज में दर्ज है और वे एप्स्टीन के साथ जुड़े थे, लेकिन कार्यालय ने यह पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया। अमेरिका के न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एप्स्टीन से जुड़े कई दस्तावेज, ईमेल और रिकॉर्ड जारी किए हैं, जिसमें दुनिया के कई नामी नेताओं और हस्तियों के नाम आए हैं और दलाई लामा का नाम भी कई पन्नों में आया है। कहा जा रहा है 169 बार इनके नाम का वहां जिक्र है। दलाई लामा के कार्यालय ने प्रेस बयान में स्पष्ट कहा है कि परम पावन कभी भी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की है, न ही उन्होंने किसी को उसके साथ मिलने या बात करने की अनुमति दी है। बयान में यह भी कहा गया है कि एप्स्टीन फाइलों में कुछ संदर्भों में नाम का होना कोई गलत कनेक्शन या अपराध का प्रमाण नहीं है। कार्यालय ने कहा कि ऐसे दावे मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग और अफवाहों पर आधारित है और ये दलाई लामा की छवि को धूमिल करने की कोशिश जैसा लगता है। दलाई लामा के जीवन का मुख्य उद्देश्य सदैव शांति, करुणा और मानवता की सेवा रहा है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी भी विवादित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि एप्स्टीन के ईमेल रिकॉर्ड में दलाई लामा के नाम के साथ कुछ संदर्भ दर्ज हैं, जैसे किसी समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति की बात। लेकिन दलाई लामा के कार्यालय ने कहा कि ये केवल पब्लिक विवरण या टिप्पणियां हैं और इसका अर्थ ये नहीं है कि वे एप्स्टीन से जुड़े थे। इस विवाद ने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है क्योंकि एप्स्टीन का नाम कई विवादास्पद मामलों से जुड़ा हुआ रहा है, जिसमें अनेक प्रमुख नेताओं, व्यवसायियों और हस्तियों के नाम भी आए हैं। हालांकि दलाई लामा के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोप को बिना संदर्भ या सत्यापित प्रमाण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में दलाई लामा की ओर से दी गई सफाई ने गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है और ये बताया है कि इस दावे को कोई वास्तविक और आधिकारिक आधार नहीं माना जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद जारी एक नए नक्शे ने पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर, पीओके और लद्दाख का अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा दिखाया गया। इससे साफ हो गया कि अमेरिका अब भारत की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता को खुलकर मान्यता दे रहा है। लंबे समय से भारत ये कहता रहा है कि ये सभी इलाके उसके अभिन्न अंग हैं और अब इस कदम से उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। ये नक्शा खासतौर पर पाकिस्तान के दावों को कमजोर करता है, जिसने 2020 में विवादित नक्शा जारी किया था। वहीं चीन के अक्साई चिन्ह और अरुणाचल पर दावों को भी चुनौती देता है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के साथ ही अमेरिकी अधिकारी ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ झटका दे दिया। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके को भारत का भिन्न हिस्सा दिखाया गया। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके और लद्दाख का अक्साई चीन भी शामिल है। इसे भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर अमेरिका की स्पष्ट मोहर के तौर पर देखा जा रहा है। इस नक्शे के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि अमेरिका भारत की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता को खुलकर मान्यता दे रहा है। लंबे समय से भारत ये कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश उसके अभिन्न अंग है। अब अमेरिका के इस कदम से भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। ये नक्शा खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान पहले अपने नक्शों में पीओके और लद्दाख के कुछ हिस्सों को अपना बताता रहा है। साल 2020 में उसने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कई इलाकों पर दावा किया गया था।
भारत ने तब इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब अमेरिका के इस नक्शे ने पाकिस्तान के इन दावों को कमजोर कर दिया है। वहीं चीन भी लंबे समय से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है। साल 2023 में चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप जारी किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताया गया था। भारत ने उस वक्त साफ कहा था कि ऐसे नक्शे बनाने से हकीकत नहीं बदलती। अब अमेरिका के नक्शे ने चीन के इन दावों को सीधे चुनौती दी है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका की ओर से पहली बार इतनी साफ भाषा में भारत की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया गया। भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, खास करके ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ कम हो रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है। इस कदम से दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत सुपर पावर नहीं बल्कि विश्व गुरु बनना चाहता है। बताया कि दुनिया से जुड़ना जरूरी है, लेकिन किसी दबाव में नहीं, बल्कि देश हित, पर्यावरण और रोजगार को ध्यान में रखकर। उन्होंने लोगों से देशी उत्पाद अपनाने की अपील की और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भागवत ने यह भी कहा कि भारत अपने संस्कार, संस्कृति और मूल्यों के जरिए दुनिया को रास्ता दिखाना चाहता है, न कि ताकत के बल पर। क्या भारत को सुपर पावर बनना चाहिए या फिर दुनिया को रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु? विदेशी सामान खरीदना सही है या देसी उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी है? इन बड़े सवालों पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को देश और दुनिया को लेकर एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में वैश्विक भागीदारी जरूरी है, लेकिन ये किसी के दबाव में आकर नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया से जुड़ना चाहिए, लेकिन अपने हितों को ध्यान में रखकर। उन्होंने साफ कहा कि वैश्विक रिश्ते देश के फायदे, पर्यावरण और रोजगार के अनुसार होने चाहिए, न कि किसी दबाव या टैरिफ के आधार पर। उनका कहना था कि हमें ये देखना चाहिए कि विदेशी समझौते देश को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान। भागवत ने लोगों से अपील की है कि सामान खरीदते समय ये जरूर सोचें कि इससे देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कई भारतीय उत्पाद आज विदेशों में बने सामान से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कई विदेशी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करने से बच सकते हैं। देसी उत्पाद अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोहन भागवत ने साफ कहा कि भारत सुपर पावर बनने की इच्छा नहीं रखता। उनके मुताबिक सुपर पावर बनने का मतलब अक्सर दूसरों पर दबाव बनाना और डर पैदा करना होता है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं बनना चाहता। भागवत ने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना चाहते हैं, न कि ताकत दिखाकर। उनका मानना है कि भारत को अपने संस्कार, संस्कृति और मूल्यों के जरिए दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए। बिना किसी देश का नाम लिए भागवत ने एक बड़ी वैश्विक ताकत के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि सुपर पावर कैसे दबदबा बनाकर काम कर रही है। भारत ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहता। मोहन भागवत ये बयान मुंबई में आयोजित संघ की 100 साल की यात्रा कार्यक्रम में दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के भविष्य और समाज की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज को एकजुट करके देश को मजबूत बनाना है। भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में व्यापार समझौता कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि भागवत ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान इसी पृष्ठभूमि में अहम माना जा रहा है। आरएसएस के उद्देश्य पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि संगठन समाज को एकजुट करके राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयंसेवकों से होनी चाहिए, जो धीरे धीरे पूरे समाज तक पहुंचे। उनका मानना है कि मजबूत समाज ही मजबूत देश की नींव होता है। असम की राजनीति में इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है, जहां एक रैली से जुड़े वीडियो के बाद कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं देवव्रत सैकिया, भूपेन कुमार बोरा और मीरा बोर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि रैली के दौरान किया गया कथित आपत्तिजनक इशारा असम की महिलाओं का अपमान है और ये बेहद शर्मनाक है। ये घटना गुवाहाटी में हुई रैली से जुड़ी बताई जा रही है, जहां बस से महिलाओं के लिए गलत इशारे किए गए थे। सीएम ने कांग्रेस से ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और वीडियो महिला आयोग को भी भेजा गया है। जब राजनीति में मर्यादा टूटती है तो मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकता, बल्कि कानून तक पहुंच जाता है। असम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक रैली से जुड़ा मामला अब एफआईआर और जांच तक पहुंच चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कार्यवाही का आदेश दिया, आइए जानते हैं। असम की राजनीति में इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है।
राज्य सरकार ने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला हाल ही में हुई एक राजनीतिक रैली से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक इशारे किए जाने का आरोप लगा है। जिन नेताओं पर कार्यवाही का आदेश दिया गया है वो है देवव्रत सैकैया, भूपेन कुमार बोरा और मीरा बोर ठाकुर। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रैली के दौरान किया गया ये इशारा असम की महिलाओं का सामूहिक अपमान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद वीडियो देखा है और वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। सीएम शर्मा के मुताबिक किसी भी जिम्मेदार नेता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह घटना कुछ दिन पहले गुवाहाटी में निकाली गई कांग्रेस की राज्यव्यापी रैली के दौरान हुई थी। इस रैली में इस्तेमाल की जा रही बस के ऊपर से कथित तौर पर महिलाओं के लिए आपत्तिजनक इशारे किए गए। उन्होंने कहा कि ये केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं का अपमान है। सीएम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से भी सख्त कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो जनता खुद इसका जवाब देगी। उन्होंने साफ कहा कि ये मामला राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इस मामले से जुड़ा वीडियो क्लिप महिला आयोग को भेज दिया गया है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जब महिला कांग्रेस की अध्यक्ष खुद वहां मौजूद थी तब इस तरह की हरकत और भी गंभीर हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने स्थानीय मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे सही तरीके से नहीं दिखाया। उनका दावा है कि ये वीडियो उन्हें दिल्ली में मौजूद एक परिचित ने भेजा था। इसी कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक सांसद, उनकी पत्नी और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख की भूमिका की जांच की जाएगी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। असम की राजनीति में ये वीडियो बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और महिलाओं के सम्मान का सवाल है तो दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।